इस बीच वाले एटम को 6 एटम टच कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 6। कि अभी तक जो सारे एटम एक दूसरे को टच किए थे वो अब एक दूसरे को टच नहीं किए रहेंगे। एक ये परमाणु, एक ये परमाणु, एक ये परमाणु और एक ये परमाणु, 4 परमाणु ये टच कर रहे हैं। देखिए एक बार फिर से आप सभी का राजेंद्र कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सॉलिड स्टेट लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज हमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जैसे यूनिट सेल हमारी बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, सरल घनीय एकक कोशिका की, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, मतलब अंतः केंद्रित एकक कोशिका की, या हम लोग फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित एकक कोशिका की बात करें, या एंड सेंटर्ड यानी अंत्य केंद्रित एकक कोशिका की बात करें, सारे सबको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें से अंत्य केंद्रित वाली घनीय नहीं होती है, बाकी सब जिसकी हमने चर्चा की वो क्यूबिक यानी घनीय होती है। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, सरल घनीय एकक कोशिका, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि घन में 8 कोने होते हैं, जिनको हम लोग कॉर्नर बोलते हैं। देखिए 4 नीचे कॉर्नर, 4 ऊपर कॉर्नर, एक घन में 8 कोने होते हैं। इसमें एटम कैसे रखा होता है उसको ध्यान दीजिए। हर एक कॉर्नर पर, जैसे ये एक कॉर्नर है, यहाँ एक एटम, ये कॉर्नर है, यहाँ एक एटम, ये एक कॉर्नर है, यहाँ एक एटम, ये एक कॉर्नर है, यहाँ एक एटम, ये एक कॉर्नर है, यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो 8 कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं और 8 कॉर्नर पर एक एक एटम रखा गया है। ठीक, इसका मतलब हमने सबसे पहला पॉइंट ये जान लिया, सबसे पहला ये पॉइंट क्या जान लिया इसके बारे में कि 8 कोनों पर 8 परमाणु रखे होते हैं। 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, 8 परमाणु होते हैं। चलिए ये पहला पॉइंट हम जान लिए। अब देखिए अब आगे का पॉइंट कैसे जानेंगे, ध्यान दीजिएगा और साथ में देखिएगा कि 8 कोने हैं लेकिन ये सारे एटम अपने एडजेसेंट वाले को टच किए होते हैं। देखिए कैसे, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे सबसे पहली लेयर को ध्यान से देखिए। ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं, ये फ्रंट वाला ये है, ये फ्रंट वाला ये है, ये बैक वाला ये वाला है, और ये बैक वाला जिसको हम पकड़े हैं पीछे से वो वाला है। ये नीचे वाली लेयर है। इसी की तरह एक लेयर इसके ऊपर होती है। देखिए कैसे, जैसे ये देखिए ये ऊपर वाली लेयर है। अब इसको हमने इस तरह से रख दिया। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो इसमें 8 कॉर्नर आपको नजर आ रहे होंगे। 8 कॉर्नर कैसे, 1 2 3 4। देखिए भाई ऊपर लेयर पे 1 2 3 4 और नीचे वाली पे 1 2 3 4। इसका मतलब कि इसमें 8 कॉर्नर पर, चाहे जैसे घुमा दें हम, इसका मतलब कि इसमें 8 कॉर्नर पर 8 एटम मौजूद हैं। तो वही हमने ऐसे बना दिया और हमने लिख दिया कि 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। अब देखिए किसकी चर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगली बात करते हैं कोनों की सहभाजिता। कोनों की सहभाजिता, देखिए इसमें क्या होगा, कोनों की सहभाजिता में, यानी इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग ऑफ कॉर्नर। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर ये कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर करने का मतलब कि अगर आपको इसके अंदर खड़ा कर दिया जाए, वैसे तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन फील करिए अपने कमरे के लिए, हमारे कमरे की तरह जूम करके देखिए कि 8 कोने कमरों में हैं और 8 कोनों पर परमाणु रखे गए हैं। आप कमरे में खड़े हैं, आपको एक कोने पे जो परमाणु रखा है उसका कितना भाग अंदर से दिखाई देगा, इसको फील करना है। उसी तरह से हम बोलें कि इसके अंदर से, यूनिट सेल के अंदर से कितना भाग इस यूनिट सेल के अंदर दिखाई देगा। गलत गेस पे मत जाइए, पहले सोचिए। देखिए हम आपको इमेजिन करा रहे हैं। ये आपका ये क्या है, ये सरल घनीय एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ये है। अब जैसे किसी एक एटम, इसको हम पकड़ ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी एक एटम इसको हम पकड़ ले रहे हैं, ये वाला एटम। अब सुनिएगा, ये वाला एटम जो है इस यूनिट सेल में होगा ही होगा, प्लस इसके बगल भी तो एक यूनिट सेल होगी। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास और नहीं लेकिन दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से एक बगल में यूनिट सेल रही होगी। मतलब ये वाला एटम एक इस यूनिट सेल में, एक इस यूनिट सेल में, ये और ये 2 हो गई कि नहीं हो गई। अब एकदम समझिएगा, एक यूनिट सेल ये, एक इसके इधर। अब ये जो 2 बन गई हैं, सोचते रहिएगा, ये जो 2 बन गई हैं, इन 2 के उधर भी तो 2 यूनिट सेल होंगी। मतलब ये परमाणु अभी कितने यूनिट सेल से जा चुका है, एक ये, एक इसके बगल वाला, ये जो 2 हो गए हैं, इन 2 के उधर भी 2, कितने से गुजर चुका है, 4 से। अब ये जो 1 2 3 4 हो जाएंगे, इन चारों के ऊपर भी तो 4 होंगे। मतलब ये एक एटम
कितने यूनिट सेल से दिखाई देगा? 8 कमरों से, यानी 8 यूनिट सेल से दिखाई देगा। यानी कि ये जो एटम है ये इसका किस किस यूनिट सेल में भाग होगा? 8 यूनिट सेल में भाग होगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आप कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि 8 यूनिट सेल से एक एटम गुजर रहा है। मतलब एक एटम का पार्ट कितने यूनिट सेल में है? 8 यूनिट सेल में है। अगर आपसे पूछे कि एक यूनिट सेल में उसका पार्ट कितना है, एक यूनिट सेल में कितना है उसका, तो कितना हो जाएगा? 1/8, यानी 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। यानी शेयरिंग ऑफ कॉर्नर कितनी हो जाएगी? कोनों की सहभाजिता कितनी हो जाएगी? 1/8। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया है। अब अगली चर्चा करनी है जेड प्रभावी की। बहुत ध्यान से देखिएगा, जेड प्रभावी की। जेड प्रभावी का मतलब ये है कि इस यूनिट सेल के अंदर, जैसे इस यूनिट सेल के अंदर प्रभावी रूप से कितने परमाणु हैं? प्रभावी रूप से मतलब देखिएगा, इस वाले कॉर्नर का कितना भाग इसके अंदर है? 1/8। इस वाले कॉर्नर का कितना भाग इसके अंदर है? 1/8। तो टोटल कितने कॉर्नर है? 8। टोटल 8 कॉर्नर है। और एक कॉर्नर का कितना भाग इसके अंदर, कॉर्नर पे जो एटम रखा है उसका कितना भाग इस यूनिट सेल में दिखाई दे रहा है? 1/8। तो ये जगह 8 × 1/8 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 1 हो सकता हो। मतलब प्रभावी रूप से इसके अंदर कितने परमाणु होंगे? एक परमाणु केवल होगा। अब कुछ लोग को संशय हो सकता हो गया हो, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम बात करें आपको, जैसे हम आपसे बात करें, 8 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लड्डू हैं। आपको इस लड्डू का 1/8 भाग दे दिया गया, इस लड्डू का 1/8, ऐसे हर लड्डू का 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लड्डू हैं और आठों लड्डू का 1/8 1/8 भाग आपको दे दिया गया। अब आपसे पूछे कि प्रभावी रूप से आप कितने लड्डू पा चुके हैं? प्रभावी रूप से आप कितने लड्डू पा चुके हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा 8/8। मतलब प्रभावी रूप से आप कितने लड्डू पाए? अगर सारे लड्डू को मिक्स कर देंगे, जो 1/8 1/8 भाग आप पाए हैं, एक ही लड्डू तो बनेगा। तो बस वही बात है कि प्रभावी रूप से इस यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं। तो सारे के 1/8 पार्ट थे, सबको मिला दिए तो कितना आ गया? केवल एक और एक परमाणु इसके अंदर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है तो बहुत सारे परमाणु, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबका पार्ट है। अगर सबको मिला देंगे तो एक परमाणु के बराबर आ रहा है। इसलिए हमने कहा कि जो जेड प्रभावी होगा वो कितना होगा? 1। यहां तक बात समझ में आई? अब अगली बात देखिएगा, अगली बात हम आपको बताएंगे समन्वय संख्या। क्या बताएंगे? समन्वय संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ये कितना होगा? पहले तो ये जानिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास ये है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है, बीच वाले एटम को देखिए, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इस बीच वाले एटम को 6 एटम टच कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 6। जैसे और देखिए, और हमारे पास जैसे ये है, अगर इस परमाणु की बात करें, इसको कौन कौन टच कर रहा है? तो एक तो ये टच कर रहा है और एक तो ये टच कर रहा है। इसका मतलब यहां पे एक परमाणु को 2 परमाणु, ये वाला नहीं टच कर रहा है, गेस नहीं करना है देख के, ये वाला देखो ध्यान से, इसको नहीं टच कर रहा है, केवल ये और ये इस परमाणु को टच कर रहे हैं। यानी कि जो समन्वय संख्या इसके लिए परमाणु के लिए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 2। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे। तो अब आइए देखिए, यहां पर देखते हैं कोनों की सहभाजिता, सॉरी ये समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से, यही है ठीक। ये किसी एक परमाणु को पकड़ लीजिए, इसको कौन कौन टच कर रहा है? तो देखिएगा, सबसे पहले इस वाले परमाणु को ये परमाणु टच कर रहा है कि नहीं? देखो भाई, इस वाले परमाणु को ये परमाणु टच कर रहा है, टच कर रहा है। इस वाले परमाणु को ये वाला परमाणु टच कर रहा है, टच कर रहा है। इस वाले परमाणु को पीछे वाला, देखो देखो देखो, ये पीछे वाला ही तो है, तो इस वाले परमाणु को पीछे वाला भी टच कर रहा है, कर रहा है। अभी कितने दिख गया? 3। एक ये, एक ये, एक ये। मतलब ये जो एटम है, इसके पीछे वाला, ये जो एटम की बात कर रहे हैं, इसको कौन कौन टच करेगा? एक तो इसके पीछे वाला ये टच कर रहा है, टच कर रहा है। एक तो इसके बगल वाला ये भी टच कर रहा है, टच कर रहा है। एक तो इसके नीचे वाला ये भी टच कर रहा है, देखो ध्यान से, नीचे वाला, बगल वाला, पीछे वाला। अच्छा आप सुनो, जैसे इसके इधर एक यूनिट सेल होगी कि नहीं होगी? तो ध्यान से देखना, अगर इसके लेफ्ट वाला टच कर रहा है तो इसके राइट वाला भी तो टच करेगा। जैसे भाई अगर ये टच कर रहा है तो इसके इधर भी तो एक यूनिट सेल रही होगी,
उसका भी एटम इसको टच करेगा। अब सुनना, अगर ये देखिए इसके पीछे वाला, अगर इस परमाणु के पीछे वाला इसको टच कर रहा है तो इस परमाणु के आगे वाला भी टच करेगा। देखो ये इस परमाणु के पीछे वाला जैसे, वैसे आगे वाला भी टच करेगा, ये टच करेगा। अच्छा, जैसे इस नीचे वाला, देखो देखिए देखिए देखिए, इस परमाणु को नीचे वाला टच कर रहा है तो इसके ऊपर वाला भी तो टच करेगा। तो कौन टच करेगा? ये वाला एटम टच करेगा, नहीं टच करेगा। अब देखिए कितने एटम टच कर लिए इसको, 1 2 3 4 5 6, यानी समन्वय संख्या यहां से कितनी हो जाएगी? 6। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, जिसको ना समझ में आया हो वो वीडियो को बैक करके एक बार बार देखिए। अगली बात किसकी चर्चा करेंगे? अगली बात ए और आर के मध्य रिलेशन की। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पैकिंग एफिशिएंसी में काम देगा। ए तथा आर के मध्य रिलेशन, ए तथा आर के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। इसको कैसे देखेंगे? देखिए ए क्या है? ये जो है सेंटर टू सेंटर की जो दूरी है इसको हमने ए मान लिया है। चूंकि ये घन है तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सारी भुजाओं को हमने ए मान लिया है। तो देखिए ए और आर के मध्य संबंध कैसे निकालेंगे? तो देखिए कोई दो परमाणु जो एकदम पास हैं, जैसे ये देखिए इसमें दो परमाणु, कोई दो परमाणु ले लीजिए एकदम पास हैं, हमने बनाया इस तरह से। देखिए एक परमाणु हमने ये बना दिया और एक परमाणु एकदम सट के ये बना दिया। इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, दोनों को हमने मिला दिया। अगर इनकी एक टर्म में दूरी पूछें तो हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को ही तो ए बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए, यहां तक की दूरी आर और यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर। बोलो हो जाएगी। अच्छा, ये ए किसके बराबर होगा? यहां तक पूरा ए है, तो ए यहां से किसके बराबर हो जाएगा? आर प्लस आर, यानी ए बराबर हो जाएगा 2r। ये हो गया ए और आर के मध्य संबंध। सेकंड है हमारा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये भी क्यूबिक होती है, तो ध्यान से देखिए इसमें कैसे होता है। देखिए उसी तरह इसमें भी 8 कॉर्नर है, तो हर एक कॉर्नर पर एक एटम होगा। इस तरह से 8 कॉर्नर तो 8 एटम, इस तरह से 8 कॉर्नर पर 8 एटम होते हैं। बस एक थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि इसमें बीचों बीच भी एक एटम आ जाता है। गौर से देखिएगा, इसमें एकदम बीचों बीच भी इस तरह से एक एटम और आ जाता है। ठीक, ये बीचों बीच एक एटम है। कैसे वो देख लीजिएगा, जैसे आप फील करिएगा जैसे ये है आपका क्यूबिक यूनिट सेल था, तो आप सोचिए अगर एक एटम इसके अंदर डाल दिया जाए, फील करिएगा, एक एटम इसके अंदर डाल दिया जाए तो ये जो चारों एकदम पास हैं ये फैल जाएंगे और ये एकदम बीचों बीच चला जाएगा। और होगा क्या कि अभी तक जो सारे एटम एक दूसरे को टच किए थे वो अब एक दूसरे को टच नहीं किए रहेंगे, वो फैल जाएंगे। हाँ, ये जो बीच वाला एटम है ये सबको टच किए रहेगा, ये 8 को टच किए रहेगा। बस ये बात माइंड में रखिएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? 8 कॉर्नर पर 8 एटम है कि नहीं है? तो लिखेंगे क्या? 8 कॉर्नर पर 8 परमाणु है, 8 परमाणु है, और साथ में एक अंतः केंद्र पर भी है, एक परमाणु अंतः केंद्र पर है, अंतः केंद्र पर है। चलिए अच्छी बात है। आगे देखिए कोनों की सहभाजिता। भाई यहां भी 8 ही कोने हैं ना, सिंपल 8 कोने हैं, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 कोने यहां भी। भाई कोनों की सहभाजिता बोल रहा है, ना कि बॉडी सेंटर यानी अंतः केंद्र वाले की, ना केवल कॉर्नर की बोल रहा है। तो सिंपली एक कमरे से कितना भाग दिखाई दे रहा था उसमें? 1/8। यहां भी वही होगा। तो देखिए 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, सॉरी एक कॉर्नर का कितना दिखाई दे रहा है? 1/8। तो यहां भी वही हो जाएगा 1/8, यानी कोनों की सहभाजिता यहां भी कितनी हो जाएगी? 1/8। जेड प्रभावी क्या हो जाएगा? टोटल कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर है। एक कॉर्नर का कितना भाग इस यूनिट सेल के अंदर है? 1/8 भाग है, प्लस यहां ध्यान दीजिएगा एक ऐसा भी एटम है जो पूरी तरह से इसके अंदर है, एक ऐसा भी एटम है जो पूरी तरह से इस एटम के अंदर है, सॉरी इस यूनिट सेल के अंदर है, और उसका पूरा भाग इसके अंदर है। तो यहाँ पे जेड प्रभावी में वो पूरा आ जाएगा। देखिए 8 से 8 कैंसिल, ये क्या हो गया? 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। अब की बार प्रभावी रूप से इसमें कितने परमाणु होंगे? 2। बात समझ में आ गई? आगे देखिए समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात, हमने बताया कि सारे एटम फैल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये वाला एटम इसको टच करेगा,
ये वाला आइटम इसको टच करेगा, ये वाला आइटम इसको टच करेगा, ये वाला आइटम इसको टच करेगा, ये वाला आइटम इसको टच करेगा, ये वाला आइटम इसको टच करेगा, ये वाला आइटम इसको टच करेगा, ये वाला आइटम इसको टच करेगा। मतलब समझिएगा, मतलब ये कि एक एटम इसके अंदर गया तो जो 8 एटम थे वो फैल गए, वो अब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो बीच वाला है ये सबको टच कर रहा है। तो यही तो समन्वय संख्या होती है कि एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। तो यहां इस पर्टिकुलर को 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम टच कर रहे हैं। तो इसको इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब ए और आर के मध्य संबंध देखिए, उसके पहले कुछ बात जान लीजिए। जैसे ये एक घन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से एक घन है। इसमें अगर इस वाले पॉइंट को हम मिला दें तो ये जो विकर्ण बन रहा है इसको बोलते हैं फलक विकर्ण। क्या बोलते हैं? फलक विकर्ण। और अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो विकर्ण बनेगा, इस विकर्ण को हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल यानी अंतःविकर्ण, अंतःविकर्ण। ठीक, चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। और छोटी क्लास में आप पढ़ के आ रहे होंगे कि जो फेस डायगोनल होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? √2 इंटू ए मतलब वही ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। और बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? √3 इंटू ए, ये बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है। इन दो बात को एकदम ध्यान से देखिए, आप समझिएगा। अब ये एटम और ये एटम एक दूसरे को टच किए हैं, जो दो एटम एक दूसरे को टच किए उसको पकड़ लो। देखो ये देखो बॉडी डायगोनल का है कि नहीं है, ये वाला सिस्टम यहां से यहां तक बॉडी डायगोनल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? पूरे बॉडी डायगोनल इसकी पूरी की लेंथ कितनी होगी? √3 इंटू ए होगी। लेकिन आधे पे ही एटम एक दूसरे को टच कर ले रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी ये कितनी होगी? √3 इंटू a/2। यही होगी कि नहीं होगी? चलिए ठीक है, तो हम दो एटम बना ले रहे हैं, एक ये जो एक दूसरे को टच किए हैं। एक एटम ये और एक एटम ये एक दूसरे को टच किए हैं। ठीक, आधे पे ही हैं, ये पूरा का पूरा अंतःविकर्ण कहलाता है, और यहां तक दूरी अंतःविकर्ण का आधा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये सेंटर ये सेंटर ये, इन दोनों को मिला देंगे तो पहली बात तो सेंटर टू सेंटर जो दूरी हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां पर क्योंकि यहां की दूरी पूरी बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3 इंटू ए, और यहां से यहां तक केवल कितना हो जाएगा? आधा इसका, यानी ये दूरी अब हो जाएगी √3 इंटू a/2 हो जाएगी। अच्छा, ये इस वृत्त की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या और ये इस गोले की त्रिज्या, ये r, तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा? देखिए r + r बराबर कितना हो जाएगा? √3 इंटू a/2, यानी हो जाएगा 2r बराबर √3 इंटू a/2। ये r तथा a के मध्य क्या हो जाएगा? रिलेशन। जिसको न समझ में आए वो बार बार वीडियो को बैक करके देखिए। चलिए आगे चलते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूब क्या होती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें भी वही होता है, 8 कॉर्नर हैं तो 8 एटम स्पेस पे होंगे, 8 कॉर्नर पर 8 एटम, 8 कॉर्नर पर 8 एटम, इस तरह से होंगे। अब लेकिन इसमें देखिए एक घन में 6 फलक होती है, 6 फेस, फ्रंट वाला, बैक वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, 6 फेस होती है। तो पहले समझिएगा 8 कॉर्नर पर कितने एटम है? 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं, 8 कोनों पर 8 परमाणु है, प्लस जितने फेस उतने फेस पर एक एक एटम, एक ये वाले पे, एक ये वाले पे, एक ये वाले पे, एक ये, अब एक बैक वाले पे और एक फ्रंट वाले पे। तो टोटल कितने? 6। तो 6 फलकों पर 6 परमाणु हैं। ठीक, टोटल कितने परमाणु हो गए? 8 और 6 14। कोनों की सहभाजिता, फिर से वही बात, 8 कोने, एक कमरे से कितना भाग दिखाई देगा? 1/8, तो ये क्या हो जाएगा? 1/8। चलिए ठीक। जेड प्रभावी, आप यहां देखिएगा, यहां पर देखिएगा, सुनिएगा, आप इसको एक कमरा समझ लीजिए। ठीक, इसको एक रूम समझ लीजिए। इस रूम के इधर भी एक रूम होगा, इस रूम के इधर भी एक रूम होगा, अभी दिखा रहे हैं उसको भी, इस रूम के इधर भी होगा। मतलब अगर आपसे पूछे कोई तो ये वाला जो परमाणु है ये कितने रूम से जा रहा है? एक इस रूम से, एक इसके बगल वाले रूम से, मतलब 2 रूम से एक परमाणु जा रहा है। 2 यूनिट सेल से एक परमाणु जा रहा है, तो एक यूनिट सेल से कितना परमाणु? एक यूनिट सेल से कितना परमाणु? 1/2। नहीं समझिए, पहले समझिए इसको। देखो कैसे, जैसे ये देखो,
आपका जो FCC यूनिट सेल होता है ये कुछ इस तरह से नजर आता है, इस तरह से, देखिएगा ध्यान से, इस तरह से, इस तरह से, चलिए नजर आ रहा होगा। आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 ये फेस पे हो गए, एक ये फेस सेंटर पे हो गया। इसी तरह से हर तरफ 1 2 3 4, हर तरफ इसके क्या होता है, हर तरफ क्या होता है, 8 कॉर्नर पर एक एक एटम होते हैं और हर फेस पर देखिए, एक फेस पर ये एटम, एक फेस पर ये, नीचे भी ये, ऊपर भी ये, पीछे भी, हर फेस पर एक एक एटम। तो अब सुनिएगा पहले जो हम सुनाना चाह रहे हैं, जेड प्रभावी रूप से कितने परमाणु होंगे। पहली बात तो अगर कॉर्नर पर एक परमाणु है तो इसका कितना भाग होगा, देखिए 8 कॉर्नर और एक कॉर्नर का कितना भाग, 1/8 प्लस। अब जैसे ये यही फेस वाला समझ लीजिए, यही फेस वाला, इसको हम ऐसे करते रहे, इसके इधर भी तो एक यूनिट सेल होगी। इसका मतलब ये जो फेस वाला है एक तो इस यूनिट सेल, एक तो इसके बगल वाले यूनिट सेल से गुजर रहा है, मतलब 2 यूनिट सेल से गुजर रहा है। 2 यूनिट सेल से एक परमाणु को गुजरने का मतलब है कि एक यूनिट सेल में उसका कितना भाग होगा, आधा भाग होगा। और पूरा 6 फलक है और एक फलक का कितना भाग एक यूनिट सेल में, 1/2, तो ये हो जाएगा 2/3 6, तो इसका जेड प्रभावी कितना आ गया, 4। अब समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। जैसे हम आपको ये दिखा रहे हैं, जैसे पहले ये देखिए, इसको कौन कौन टच कर रहा है, इसको, एक ये परमाणु, एक ये परमाणु, एक ये परमाणु और एक ये परमाणु, 4 परमाणु ये टच कर रहे हैं। देखिए 4 परमाणु ये कौन से हैं, कॉर्नर वाले, ठीक। अब और कौन 4 टच कर रहा है वो देखना, ये जो है, ये वाला परमाणु जो है, इसको ये टच कर रहा है, इस परमाणु को ये टच कर रहा है, इस परमाणु को ये नीचे वाला भी टच कर रहा है और इसी परमाणु को ये ऊपर वाला भी टच कर रहा है। इसको टच कौन नहीं कर रहा है, इसके जस्ट सामने वाला, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4 परमाणु टच कर रहे हैं। मतलब कौन वाले, फेस वाले, 4 फेस वाले इसको टच कर रहे हैं, प्लस अब सुनो, ये जो 4 ये टच कर रहे हैं, अगर इसको ऐसे कर दें तो इस यूनिट सेल के इधर भी तो एक यूनिट सेल होगी और जो यहां एक लेयर बनेगी उसके भी 4 तो इसको टच कर रहे होंगे। सोचो, ये जो एटम है, इस यूनिट सेल के इधर भी तो एक यूनिट सेल होगी और इसको जैसे 1 2 3 4 ये टच कर रहे हैं, इसके उधर वाले भी तो टच कर रहे होंगे 4, तो 4 अदर कॉर्नर। तो आप देखिए कितनी इसकी समन्वय संख्या हो गई, 12 हो गई। अब ए तथा आर के मध्य संबंध वो देख लीजिए, पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए। देखिए फेस का आधा है, तो देखिएगा, पकड़िएगा, एक एटम ये पकड़िए, एक एटम ये, सॉरी एकदम सटा के, एक एटम ये हो गया। यहां तक की दूरी बताइए कितनी हो जाएगी, पूरा फेस कितना होता है, √2 × a, और आधा फेस कितना हो जाएगा, आधा फेस √2 × a/2 हो जाएगा। ये r और ये r, तो r + r किसके बराबर हो जाएगा, √2 × a/2, यानी 2r बराबर हो गया √2 × a/2। ये हो गया r तथा a के मध्य संबंध। तो ये अपना थर्ड वाला टाइप था, कौन सा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। एक और हमारा बचा है जो कि है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये यूनिट सेल ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये क्यूबिक नहीं होती है, आर्थोरोम्बिक में आती है, लेकिन फिलहाल या तो आर्थोरोम्बिक या तो ट्राइक्लिनिक में आती है, ठीक। ये जो है वो घनीय नहीं होती है और इसको मैं पढ़ना भी नहीं है, बस थोड़ी सी बात इसके बारे में जान लीजिए। जैसे इसका ये हम ऐसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे इसके बराबर नहीं हैं, सारी भुजाएं इसकी बराबर नहीं है, अर्थात ये घन नहीं है। इसमें मत इतना ध्यान दीजिएगा, पहली बात हम बता रहे हैं ये घन नहीं है, बस केवल इसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं अंत्य केंद्रित। आप घनीय यहां नहीं यूज करेंगे, केवल एकक कोष्ठिका। तो ध्यान दीजिएगा ये बात कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये घन नहीं है, लेकिन फिर भी 8 कॉर्नर पे हैं, तो 8 कॉर्नर पर एक एक एटम होता है और 2 एटम अपोजिट फेस पे होता है, जैसे एक यहां पर हो जाएगा, एक यहां पर। बस इतना इसके बारे में जानते रहिए, बहुत है। तो ये था हमारा यूनिट सेल का लेक्चर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।